नमस्कार, स्वराज संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। आज हम आपकी मुलाकात ऐसे शख्स से करवा रहे हैं जिनका देश की राजनीति में एक बड़ा नाम है। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और ये कहा जाए कि पूरी धमक के साथ वो 5 दशक तक सियासत में बने हुए हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। पचौरी जी, आप जो हैं 4 बार सांसद रहे, 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे। जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, आपके मन में ऐसी क्या पीड़ा थी, क्या टीस थी कि आप जो है कांग्रेस से बीजेपी में आए? मैं एक वाक्य में कहूँ तो कुछ तो बात होगी, वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। इसमें सारी चीज़ जुड़ी हुई है। जहाँ तक समय समय पर मुझे महत्वपूर्ण जवाबदारी और जिम्मेदारी मिलती रही, वहीं दूसरी ओर मैंने भी उस जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत समर्पित भाव से, निष्ठा भाव से और ईमानदारी से किया है। कहीं कोई कसर नहीं रही। यदि आप मेरे केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्यकाल पर नज़र दौड़ाएं तो मैं सोचता हूं कि उस कार्यकाल के दौरान कभी सवालिया निशान नहीं लगे। अगर मेरे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के कार्यकाल को देखें तो जो 38 सीट 2003 में थी वो बढ़कर विधानसभा में 71 हुई। जो सीट लोकसभा में थी 2004 में वो बढ़कर 2009 में 12 हुई। इसी प्रकार से जो स्थानीय निकाय के चुनाव रहे, नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत के, उसमें भी कांग्रेस की सीटों में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त समय समय पर जो अन्य जिम्मेदारियां मुझे दी गई, मैंने कोशिश की कि उस जिम्मेदारी पर मैं हर कसौटियों पर खरा उतरूं। तो मैं इनको दूसरे शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि मैंने भी अपनी पूरी ज़िंदगी पार्टी के लिए दे दी। जी, बीच में आपने कहा कि राम मंदिर को लेके आपने छेड़ा था कि कम से कम जो राम के विरोध में जाता है, वो एक मन में एक पीड़ा थी आपकी। नहीं, देखिए, वो तो अनेक वजहों में, एक मेरे से कारण पूछे तो एक पीड़ादायक तो यह भी बात रही, और ये इसलिए रही कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बने, इस बात का पक्षधर मैं प्रारंभ से रहा हूँ। और वो इसलिए रहा कि मैं परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी का दीक्षित शिष्य रहा हूँ, और वो भी इस बात के पक्ष में प्रारंभ से रहे कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बनना चाहिए। और समय समय पर वो जब भी राजीव गांधी जी से मिलने गए, सोनिया गांधी जी से मिलने गए, या तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब या डॉक्टर शंकर दयाल जी शर्मा से मिलने गए, तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बनना चाहिए। राजीव जी ने भी समय समय पर उनसे जब सलाह लेना चाहिए, मैं 1989 का वाक़या बताता हूँ, सितंबर का, तो उसमें भी राजीव जी का ये कहना था कि जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज से पूछा जाए कि इस विषय में क्या करना है। तो उन्होंने कहा शिलान्यास होना चाहिए, और राजीव जी ने उस पत्र, वो जो उन्होंने नोट भेजा, उसको स्वीकार करते हुए पत्र भी लिखा, उसकी कॉपी मेरे पास जी। मेरा कहना ये है कि जब ये बात स्पष्ट थी कि या तो दोनों पक्ष तैयार हों या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो, तो उसे स्वीकार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का सबने स्वागत किया। उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो रहा था, तो उस प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन के निमंत्रण पत्र को ऐसे शब्दों का उपयोग करते हुए ठुकरा दिया जाए, ये कहा जाए, तो ये पीड़ादायक था। इसके अतिरिक्त और भी कई निर्णय हुए। अब आपके कोलिशन पार्टनर हैं इंडिया में, गठबंधन में, स्टैलिन का लड़का हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है और आप चुप्पी साधे हुए हैं। ये कौन सी बात है?
इसमें साफ केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हम उसकी इस टिप्पणी से असहमत हैं। आप उनसे गठबंधन खत्म करिए। केवल कुछ सीटों के लिए भगवान श्री राम जी का अपमान किया जाए और आप उनसे गलबैयाँ करें, ये कौन सी बात है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी जिस विचारधारा, जिस नीति के लिए जानी जाती थी, दुर्भाग्य से वो विमुख होती जा रही है। मैं जिस कांग्रेस पार्टी में रहा उसमें ये बात थी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी की बात कही, जात पर ना पात पर वाली बात फिर थी। बाद में इंदिरा जी ने 1980 में नारा दिया था, न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। उसके बाद जो सितंबर 1990 में मंडल कमीशन पर जब चर्चा हो रही थी, तो उसमें राजीव गांधी जी ने ये कहा था, हम किसी जात के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जातिवाद को उभारा जाए, मैं इस बात का भी पक्षधर नहीं हूँ, वरना इस देश में आग लग जाएगी, इस देश में विघटन हो जाएगा। तो आप अपने पूर्वजों के ही मंतव्य से दूर हों, बिल्कुल, आप बिल्कुल विमुख हों, ये कौन सी बात है। क्योंकि आप गांधी परिवार के बिल्कुल ये कहा जाए कि जो काफ़ी करीबी रहे, राजीव जी के, सोनिया जी के, या उनके जितने भी कई बार डिसीजंस हुए उसमें भी आप शामिल रहे। आज आपके विचार क्या हैं उनके प्रति? मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं प्रोडक्ट गांधी नेहरू फैमिली का रहा हूँ और मैं ऋणी हूँ मेरे दिवंगत नेता राजीव गांधी जी का कि उन्होंने समय समय पर मुझे अवसर दिए कि मैं देश सेवा जिस रूप में भी कर सकूं वो करके मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। लेकिन अभी जो स्थिति हो रही है वो बहुत पीड़ादायक है और मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो विचारधारा के लिए कांग्रेस पार्टी जानी जाती रही है, हम उस विचारधारा से दूर होते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम भारतीय सेना के शौर्य पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक की पुष्टि करिए। कभी ये हुआ है? हमारे पड़ोसी देश ये जानना चाहते हैं कि हमारी रक्षा की क्या तैयारी है, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। हम किस ढंग से जो मिसाइल हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, क्या हमारे नाइट विज़न वाले हेलीकॉप्टर हमारे पास किस मारक क्षमता के हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिन पर हमें कॉन्फिडेंशियलिटी रखना पड़ती। हम उसके बारे में सार्वजनिक इन्फॉर्मेशन मांगने की बात करें तो ये किसी भी हालत में मान्य नहीं है। क्योंकि आपकी बातों से ये लग रहा है कि लंबे समय से जो बड़े नेता थे कांग्रेस, उनसे दूर होती कि उनके विचार भी नहीं लिए जा रहे थे, उनके जो वो चाहते हैं राय मशवरा भी तक नहीं लिया जा रहा था, जैसे आप बता रहे हैं। नहीं, बात ऐसी नहीं है। कुछ वक्तव्यवीर हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है। कई बार उनके वक्तव्यों से भी कांग्रेस पार्टी सहमत नहीं रही है, लेकिन उन पर अंकुश नहीं लगाया जाता है। उनके वक्तव्यों से असहमति तो व्यक्त कर दी जाती है, लेकिन उन पर अंकुश नहीं लगाया जाता है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। जैसे आप करीब महीने भर होने को आ रहे हैं कि आपके शीर्ष नेताओं से मुलाकात हुई होगी, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग जो हुई थी बिल्कुल ऐसा हुआ किसी को खबर तक नहीं थी। तो शीर्ष नेता से बीजेपी के सब मुलाकात हुई थी, क्या किस तरह से स्क्रिप्ट रही, कुछ बताएंगे? नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व है उसने ससम्मान चाहा कि मैं भाजपा में आ जाऊं, लेकिन बात भाजपा में आने की महत्वपूर्ण नहीं है। बात यह है कि आज देश की परिस्थितियां क्या है और इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए सक्षम कौन है। और अगर इस बात पर हम नज़र दौड़ाएं तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, देश विकसित है और देश का भविष्य उज्ज्वल है। बिल्कुल। एक बात और है कि जब आप बीजेपी में ज्वाइन किया था, सब लोग लग रहा था आप कहीं से लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे, कुछ इस तरह की बातचीत हुई थी क्या? क्या आपकी इच्छा थी? मैं यही बताना चाहता हूँ अमित जी, मैंने ज्वाइन की जब लोकसभा की टिकट फाइनल हो गई, लेकिन फिर भी क्या मैंने ज्वाइन की जब राज्यसभा की टिकट फाइनल हो गई। तो लोग क्या कहेंगे, अब क्या चाहिए? फिर लोगों ने कहा कुछ जरूर, या तो कोई डर है, भय है, लालच है। अरे डर, भय और लालच अब क्या होगा?
मेरे इतने दिन के सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में आज तक एक सवालिया निशान मेरी वर्किंग पे नहीं हुआ, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, तो क्या डर और भय होगा। अब लालच, मैं बड़ी विनम्रता से आपकी चैनल के जरिए कहना चाहता हूँ, मुझे बहुत कुछ तो मिल गया अमित जी, सब कुछ मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे कौन सा प्रलोभन और लालच यहाँ खींच के लाएगा? यदि कोई महत्वपूर्ण बात है जो मेरे मन में है तो वो है राष्ट्र हित की। जिस भावना के साथ मैंने राजनीति में आया था, समाज सेवा और राष्ट्र सेवा की भावना के साथ आया था। ये कहा जाए कांग्रेस में एक तरह से आप डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी में थे, चाहे मध्य प्रदेश में हो केंद्रीय समिति, यहाँ पर किस तरह से जो सामंजस्य बनाने की बात होगी, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, वी.डी. शर्मा हो या नए मुख्यमंत्री जो हैं मोहन यादव हो, किस तरह से सामंजस्य होगा और ख़ास तौर से उन नए कार्यकर्ताओं से? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी में सभी के साथ मिलजुल कर चलने की बात है तो मैं बहुत सहज महसूस कर रहा हूँ जी। मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी में अभी मेरी उम्र जो है वो 1 महीने की भी नहीं हुई। मैं एक विनम्र साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहता हूँ और मैं सबके सहयोग और मार्गदर्शन से काम करना चाहता हूँ। मुझे कोई दिक्कत ना यहाँ हो रही है ना दिल्ली के नेतृत्व से हो रही है। लगातार आपके दौरे शुरू भी हो गए हैं। आपने पहला दौरा कैसे शुरुआत की? विंध्य का है या जैसे जहाँ जहाँ? देखिए, पार्टी जो मुझे निर्देश दे रही है कि आपको यहाँ जाना है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं पहले उसमें मंडीदीप गया, भोजपुर क्षेत्र में, फिर मैं विदिशा रायसेन गया। शिवराज सिंह जी हमारे साथ रहे, जो वहाँ के उम्मीदवार रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे। और फिर शिवपुरी में गया, आदरणीय सिंधिया जी उस कार्यक्रम में रहे। फिर मैं पन्ना गया, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो बहुत जीवट व्यक्तित्व वाले हैं वी.डी. शर्मा जी, वो उस कार्यक्रम में रहे। आदरणीय स्मृति ईरानी जी उस कार्यक्रम में रहे। उसके बाद हम सतना गए, वहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी और वहाँ के जो उम्मीदवार हैं गणेश सिंह जी, वो उस कार्यक्रम में रहे। फिर हम कल होशंगाबाद नर्मदापुरम में गए, वहाँ मुख्यमंत्री जी और वहाँ के उम्मीदवार दर्शन सिंह जी साथ में रहे और मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य रहे। तो मैं बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि सबके साथ बहुत काम करते हुए और इन कार्यक्रमों में शामिल होते हुए मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि जैसे सिंधिया जी के साथ आपकी किस तरह से केमिस्ट्री, क्योंकि वो पहले भी थे, आज फिर आपके साथ हैं, मतलब बीजेपी के सब लोग आप साथ हैं, तो किस तरह से केमिस्ट्री या कैसी रही? क्योंकि ये माना जाता था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस में पहले गुट हुआ करते थे, आपका भी एक नाम ही गुट हुआ करता था, जो कहते थे हम लोग, मतलब ऐसा कोई मेरा गुट नहीं था। जहाँ तक आपने सिंधिया जी की बात कही है तो ये फ़ोटो देख लीजिए, आदरणीय माधवराव सिंधिया जी की फ़ोटो मेरे यहाँ हमेशा लगी रही, ये कभी नहीं उतरी। और मैं पहली बार अगर संसद में मैंने प्रवेश किया तो सिंधिया जी की गाड़ी से ही मैंने प्रवेश किया, वो मेरे साथ गए। तो सिंधिया जी का हमेशा मुझे सहयोग, आशीर्वाद और मार्गदर्शन माधवराव जी का मुझे मिलता रहा। जहाँ तक ज्योतिरादित्य जी का प्रश्न है, वो एक सुयोग्य पिता के सुयोग्य पुत्र हैं और उनका भी मुझे हमेशा सहयोग मिलता रहा है। भारतीय जनता पार्टी में अन्य जो सम्मानित नेता हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हो, चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हों, आपने उनका मंतव्य सुना होगा जब मेरी ज्वाइनिंग हुई, जिस भाषा का उन्होंने कहा कि राजनीति के संत के रूप में आपको उन्होंने बताया। अब ये उनका बड़प्पन है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन कैसी। उन्होंने कहा, ये बात सही है। शिवराज सिंह जी ने कहा कि राजनीति की काजल कोठरी से जो बेदाग निकल आए उसका नाम सुरेश पचौरी है। मोहन यादव जी ने कहा कि ये गंगा की तरह पवित्र है।
तो ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उन्होंने कहा। हाँ, इतना जरूर मैं अब सोचता हूँ, 50 साल में कांग्रेस में तो किसी ने मेरे लिए ये नहीं कहा। और एक मतलब ये कहा कुछ दिन स्टार कैंपेनर मध्य प्रदेश के आप, उन्होंने अपनी लिस्ट में शामिल किया। ये उनका विश्वास है। और मैं हूँ काम करने वाला अमित जी आदमी, मैं चुप नहीं बैठ सकता, घर में नहीं बैठ सकता। और यही मेरी पीड़ा थी, अगर आप सही सुनना चाहो, मुझे पद की अभिलाषा नहीं थी कांग्रेस में भी। क्योंकि आप कांग्रेस में मैं क्या और बताओ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रह चुका, कांग्रेस सेवा दल का मैं चेयरमैन रह चुका। कांग्रेस के संविधान के हिसाब से चेयरमैन एआईसीसी प्रेसिडेंट रहता है, लेकिन मुझे वो मौका दिया गया। मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की पॉलिसी प्लानिंग और इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन मैं रह चुका, मुझे और क्या चाहिए था। लेकिन 2011 से मैं घर बैठा हुआ हूँ, काम कुछ लिया नहीं जा रहा है, काम कुछ दिया नहीं जा रहा है। तो बताओ, मैं तो हूँ काम करने वाला आदमी। तो ये कहा जाता है कि धैर्य रखो, संयम रखो। 2011 से 14 साल का वनवास हो गया भाई, काम लो। अब आप कह रहे हो हमने बहुत कुछ दिया, आदर दिया। अरे आदर दिया, सम्मान दिया, तो क्या एक पीरियड के बाद आप अपमान करोगे कि बस अब आपकी मियाद पूरी हो गई, जो एक्सपायरी डेट होती है ना दवा की, कि वो अब आ गई, अब आप उपयोग के लायक नहीं रहे। अनुभव का लाभ लो, हम पद थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो काम चाह रहे हैं। तो बिल्कुल आप लगता है, आपने जिस तरह से बताया कि अभी 28-29 दिन ही हुए हैं आपको, लेकिन आप बिल्कुल सक्रिय युवा जैसे आप थे, 72 से आपने शुरुआत की थी, वैसे आप महसूस कर रहे होंगे। भाई मैं बहुत सामान्य किसान परिवार का हूँ, काम करने की मेरे मन में हमेशा लालसा रही है। 24 घंटे में से 16-18 घंटे मेरी काम करने की आदत है, और मैं आज भी वही करता हूँ। मेरा अपना तो कोई व्यवसाय है नहीं कि मैं होटल में जाऊँ, मेरी कोई एजेंसी है वहाँ वो देखूँ, या कोई अन्य C&A एजेंसी है, या मैं होटल का मालिक हूँ। तो काम मैं अपना समय कहाँ गुजारूँ, राजनीति में ही गुजारूँगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का कहना है कि बीजेपी चुनाव लड़ने की एक मशीन है। तो आपको लगता है कि जब यहाँ आपने देखा वो इस तरह से प्रेरित करते हैं, तो आपको लगता है कि कुछ बदलाव आपने यहाँ, पहली बार आप बीजेपी में इलेक्शन के दौरान हैं, किस तरह का अनुभव अंतर आप देखते हैं? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम करता है, और उसके जो कार्यकर्ता हैं बड़े निष्ठावान हैं, बहुत समर्पित भाव से, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। और इसीलिए ये कहा जाता है कि वो देवतुल्य कार्यकर्ता है। तो मैं तो यहाँ की काम करने की शैली से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। दूसरा, भाजपा के जो नेता हैं वो अत्यंत व्यवहारिक हैं, शालीन हैं, और बहुत सहज और विनम्र हैं। ये मेरा अपना सोच है। देखने में आ रहा है कि इस बार जो बीजेपी का नारा है 400 पार का, आपने एक ज़माने में वो 400 पार देखा भी है, कांग्रेस का देखा है, लगता है कि 400 पार बिल्कुल उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, मैं जिन जिन स्थानों पर गया हूँ या दूसरे राज्यों में मेरी टेलीफोन पे बात हो रही है, तो लोगों का मन बना हुआ है कि फिर इस बार मोदी सरकार, 4 जून को 400 पार, ये स्थिति है। मध्य प्रदेश की एक बड़ी चुनौती है छिंदवाड़ा की, क्योंकि आप लंबे समय से देखते आ रहे हैं छिंदवाड़ा में एक ही परिवार कहें या व्यक्ति कहें, उनका गढ़ माना जाता है, कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। बीजेपी पूरी कोशिश में लगी हुई है, लगता है कि वहाँ सफलता मिल पाएगी इस बार? देखिए, मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूँ, इसलिए मैं इस बारे में कभी भी बड़ा चढ़ा के बात नहीं करूँगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का, जिसका मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, हमारी कोशिश है कि हम मध्य प्रदेश में सभी सीटें जीतें। कोई चुनौती और भी सीटों पे, कि आपको एक सीट पे लग रही है अभी बीजेपी की, और कई जगह पे? नहीं, बीजेपी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है और आश्वस्त है कि मोदी जी को वो 29 फूलों का हार पहनाएगी। एक सवाल ये है कि
आप बीच में उसी कि इंदिरा गांधी जी ने भी उस समय कहा था जात पर ना पात पर, उसी बात को आ रहे हैं। ये बात कहाँ से डाइल्यूशन शुरू हो गया कि अचानक ही मुद्दे बदल गए और नई पीढ़ी आते आते तक वो जो कांग्रेस थी एकदम अलग हो गई? क्या लगता है कि वही एक हार का कारण, जैसे आपने बहुत सारे कमियां गिनाई, तो ये शीर्ष नेताओं तक कभी आपने पहुंचाई ये पूरी बातों को? एक कहावत है, जब नाश मनुष्य पर आता है पहले विवेक मर जाता है। वही स्थिति हो रही है। जब आसपास की घेराबंदी ऐसी हो जाए जिसकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाए, जो व्यापक दृष्टिकोण से राष्ट्रहित में काम करने के आदि ना हो, तब इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। जैसे प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन वाली बात है, तो भगवान श्री राम सबके आराध्य देव हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ तो कोई किसी भी जात और संप्रदाय का क्यों ना हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, उसने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का क्रियान्वयन होना चाहिए, सम्मान करते हुए। फिर दिक्कत क्या थी कांग्रेस को उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आयोजन में जाने की, और नहीं जा रहे थे तो ये शब्द इस्तेमाल करना कि निमंत्रण पत्र ठुकराया, ये कौन सी बात है? आपका उस बार जाना हुआ अयोध्या तक? आप अयोध्या में कई बार गया, दर्शन हो पाए? हाँ हाँ, मैं कई बार गया हूँ। श्री राम किंकर जी के आश्रम में मैं गया हूँ, सीता रसोई में मैं गया हूँ, सरयू तट के कार्यक्रमों में गया हूँ, और अभी थोड़े दिनों में फिर मैं जाने वाला हूँ। क्योंकि जो आपने या एक किसी हिंदू व्यक्ति की जो कल्पना होती है वो उसको साकार रूप में देखने को मिलेगी वहाँ पर। देखिए, प्रश्न हिंदू मुसलमान सिख या ईसाई का नहीं है। प्रश्न ये है कि हमारे देश में जो सनातन धर्म की परंपरा है वो क्या है, हमारी जो संस्कृति है वो क्या है। हम लोग मिलजुल कर सभी संप्रदाय के लोग अपने अपने त्योहारों को मनाते हैं और एक दूसरे के त्योहारों में भाग लेते हैं। तो ये जो आयोजन हुआ था ये तो सभी के लिए प्रसन्नता वाला आयोजन था। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो अब बीच में जो कमलनाथ की खबरें भी आ रही थी, उससे भी कहीं ना कहीं एक बार और कांग्रेस का एक वो भी एक बड़ा झटके की बात होगी। जो कमलनाथ जी के बीच में आए थे वो भी बीजेपी में आने वाले हैं और इस तरह से कुछ चर्चा थी। क्या आप लोगों से कभी इस तरह से बातचीत हुई थी उनकी? उन्होंने काफ़ी लोगों से मशवरा भी लिया था, कई एमएलए से, कई लोगों से बातचीत की थी, कई जब वो अपने छिंदवाड़ा में कई कार्यकर्ताओं से तक उनने पूछा, जिस तरह से चर्चा में आई बात। क्योंकि आप तो उनके समकक्ष रहे, कभी इस तरह की बात हुई? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, कोई इस तरह से नहीं है। अब आप मध्य प्रदेश में ख़ास तौर से देखा जाए तो देश में कई बड़े ऐसे नाम थे जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस चलाते रहे। अब दिग्विजय सिंह जी हैं, वो राजगढ़ से खुद चुनाव लड़ रहे हैं। लगता है कि ये एक आखिरी मौका कांग्रेस को मिला है, यदि ऐसा आपको लग रहा है? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सभी सीटों पे बहुत अच्छी है और जीतने की प्रबल संभावना है। आदरणीय मीना जी हमारे सामने बैठे हैं, राजगढ़ से ही हैं और मीना समाज के अध्यक्ष हैं, प्रभावी नेता हैं। ये बताएंगे कि क्या हालत राजगढ़ में। मोदी की गारंटी जो है सब जगह बिल्कुल काम करेगी। मोदी जी के प्रति अपार विश्वास है लोगों के मन में। लोग ये जानते हैं कि मोदी जी जो कहते हैं उसे करते हैं। मोदी जी की गारंटी जो है नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए और सर्वहारा वर्ग के लिए वो बहुत कारगर है। यदि आपको कोई जिम्मेदारी मिले तो आप कोई ऐसी जिम्मेदारी की इच्छा है, लालसा तो नहीं कहूँगा, ऐसा जो आप अभी तक नहीं कर पाए हो बीजेपी में, ऐसी कोई जिम्मेदारी आप चाहते हैं? नहीं, ये काल्पनिक प्रश्न है। मैं तो काम करना चाहता हूँ, काम वाला व्यक्ति हूँ और साधारण कार्यकर्ता के रूप में रहकर काम करने में मुझे ज़्यादा आनंद की अनुभूति होगी। क्योंकि ये कहा जाए सरकार बनेगी, उस सरकार में कई ऐसी जगह होगी जहाँ आपका उपयोग किया जा सकता है। तो आपको लगता है कि ये काम हमारा रह गया, जो आपने बताया 11, 12, 14 साल का वनवास हो गया, उसको कंटिन्यूएशन में कुछ काम साधारण कार्यकर्ता के रूप में करना वो अलग सौभाग्य की बात होती है और उसमें एक अलग संतोष होता है। ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी जी।
फिर हाजिर होंगे नए मेहमान के साथ। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।